हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग चलते हैं बिना देरी करते हुए। और आज हम लोगों को मार्स अर्थात मंगल से पढ़ना है। तो उसके पहले कुछ क्वेश्चन पे, ओल्ड क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जो कि 2013 में पूछा गया था। 2013 में उसमें पूछा गया था कि सूर्य की द्युतिमान सतह को कहते हैं। सूर्य की द्युतिमान सतह को कहते हैं। ठीक है, यह 2013 का पूछा गया क्वेश्चन था और यह टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया है। ठीक है, उसमें ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है वर्णमंडल। वर्णमंडल। तीसरा ऑप्शन है आपका सूर्य किरीट। सूर्य किरीट। और चौथा ऑप्शन है सूर्य धब्बा। सूर्य धब्बा, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो हम लोगों को जब सूर्य पढ़ा रहे थे हम आप लोगों को, तो हमने बताया था कि जो सूर्य की द्युतिमान सतह है, जहां से हमारी प्रकाश मंडल अर्थात हम कहें जहां से प्रकाश निकलता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जहां से प्रकाश निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। तो आप लोगों ने देखा कि इसी तरह से आप सभी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सूर्य की सतह द्युतिमान सतह को क्या कहते हैं, या को कहते हैं प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्य धब्बा और सूर्य किरीट। तो उनमें से प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, समझा आप लोगों को। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि सूर्य के निम्नलिखित चार मंडलों में से किससे सौर्य पवन निकलती है। ठीक है, सौर्य पवन हमने आप लोगों को पढ़ाया है, सौर्य पवन कहाँ से निकलती है। तो चलिए आप लोग प्रयास करेंगे बताने के लिए। सूर्य के निम्नलिखित चार मंडलों में से किससे सौर्य पवन निकलती है। किससे सौर्य पवन निकलती है। इसमें ऑप्शन है पहला है फोटोस्फीयर। दूसरा है आपका क्रोमोस्फीयर। तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें कोरोना। और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का क्रोड। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा सही है। चार मंडलों में से किससे सौर्य पवन निकलती है। पहला ऑप्शन है फोटोस्फीयर, दूसरा है क्रोमोस्फीयर, तीसरा है कोरोना और चौथा है क्रोड।
जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये करोड़ है यह सबसे आंतरिक भाग है, यानी कि ये हिस्सा क्या है, करोड़ है, और यहीं से ही हमारे सारे प्रकाश का उत्पादन होता है अगर हम कहें तो, यानी कि इसका आंतरिक भाग है। ये जो इसका ऊपरी भाग है जहां से प्रकाश निकलता है, यानी कि सौर पवन जहां से बहती है, ये बीच का हिस्सा, यहां का ये एरिया, यही सौर पवन का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको बोलते क्या है, कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना। तो यहां ऑप्शन हम लोगों का क्या सही होगा, कोरोना। ठीक है, यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, 2012 में। ठीक है, तो जितने भी ओल्ड क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं ये दोबारा रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मंगल को। ठीक, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चनों को हम लोग डेली डेली चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे आज 2 क्वेश्चन हम लोगों ने चर्चा किया, उसी तरह से और भी सारे क्वेश्चन, और आप लोग सॉल्व भी करते रहिए। जो ओल्ड के पेपर हैं वो आप लोग सॉल्व करते रहिए, उससे आप लोगों को बहुत मदद मिलने वाली है। जैसा कि अभी जो सब्जेक्टेड पीएचडी करना चाहते होंगे, पीएचडी, तो उसमें देखिए एक नियम आ गया है, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति अगर पीएचडी करना चाहता है तो, पीएचडी करना चाहता है तो इसमें 3 कॉलम अब देते हैं। जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एपी, उसके बाद यहां आपका जेआरएफ, और तीसरा है पीएचडी। ठीक है, तो ये तीनों अब आपको कंबाइंड भरना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था कि नेट जेआरएफ हो चाहे ना हो तो भी पीएचडी लोग कर सकते थे पेपर दे करके, लेकिन अब इस रूल को खत्म कर दिया गया है, यानी कि जो भी हम पीएचडी करेंगे वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू करेंगे। तो सब्जेक्टेड में क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट के पेपर देंगे, और पेपर के बाद उनमें से मार्क का कट ऑफ निकलेगा, और कट ऑफ निकलने के बाद में ही सेटिस्फाइड होंगे लोग कि किनको भर्ती करना है किनको नहीं। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, जो भी ज्योग्राफी से पीएचडी करते होंगे या पीएचडी करने के लिए सोच रहे होंगे या पेपर डाले होंगे अब की बार, क्योंकि अब की बार जो पेपर होने वाला वो जनवरी फरवरी के आसपास होगा, फरवरी के आसपास। अब हम पढ़ने वाले हैं मंगल को। मंगल, जिसे हम मार्स कहते हैं, मार्स अर्थात मंगल। ठीक है, मंगल का एक उपनाम भी है जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह कहते, ये लाल ग्रह हम कहते क्यों हैं, क्योंकि यहां पर लौह ऑक्साइड की मात्रा, लौह ऑक्साइड की मात्रा, ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और लौह ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण हम मार्स को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन यहां एक बन गया कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को हम जानते हैं, तो हम किसको जानते हैं, मंगल को। ठीक है, इनकी जो सूर्य से दूरी है वह 227.5 मिलियन किलोमीटर है, 5 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से। ठीक है, सूर्य से यह 5 मिलियन किलोमीटर है, और जो इसकी कक्षीय अवधि है, कक्षीय अवधि, वह अवधि 687 दिन है, 687
दिन है, यानी कि 687 दिन में यह एक परिक्रमा कर लेता है। ठीक है। जिस प्रकार पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, यानी कि ऋतु परिवर्तन उसका होता क्यों है? पृथ्वी के 23.5 झुकाव के कारण। ठीक है। उसी तरह मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी की तरह। ठीक है। ऋतु परिवर्तन होता है और यह होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि पृथ्वी झुकी हुई है कितनी? 23.5 डिग्री, यानी कि 23.5 अंश झुकी हुई है। इसका भी, यानी कि मंगल का भी अक्षीय झुकाव है, यानी कि इसके भी झुकने के कारण, किसके कारण? झुकने के कारण। ठीक है। और इसी झुकने के कारण यहां मंगल पर ऋतु परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, देखा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया? तो जो अब हम बात कर लेते हैं मंगल के उपग्रह के बारे में। उपग्रह, तो इसके दो सबसे फेमस उपग्रह हैं, फोबोस तथा डिमोस। ठीक है। पहला है फोबोस और दूसरा है डिमोस। ठीक है। डिमोस, ये दो उपग्रह हैं। ये दो उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं। इस पर एक पर्वत पाया जाता है मंगल पर, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा है। उसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। ठीक है, इसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। ठीक है। तथा ओलंपियस मेसी एक ज्वालामुखी है। यह, जो कि यह मंगल पर ही स्थित है। ठीक है, मंगल पर ही स्थित है और यह सौर मंडल की, किसकी? सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया मंगल। तो मंगल से भी आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, उस पॉइंट पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब इसके आगे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं हम लोगों का। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे अब बृहस्पति को। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, इसके आगे हम चलते हैं। तो ये सभी आप लोगों के समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे बृहस्पति की।
बृहस्पति ग्रह, ठीक है। बृहस्पति यह आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्या है? आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा। जब हम आकार के आधार पर ग्रह को बता रहे थे तो हमने वहां बताया था कि सबसे पहला है बृहस्पति, बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर है शनि, तीसरे नंबर पर है अरुण और चौथा है वरुण, वरुण। उसके बाद है आपका पांचवें नंबर पर आता है पृथ्वी, छठवें पर आपका है शुक्र, उसके बाद आपका है मंगल और अंतिम है बुध, ठीक है। क्योंकि आकार की दृष्टि से इनका क्रम ये है। तो आकार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यह बृहस्पति जो है सबसे सबसे बड़ा है आकार के आधार पर। किस पर? आकार के आधार पर। आधार पर यह क्या है? सबसे बड़ा है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इनकी गिनती वाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह के रूप में गिना जाता है, ठीक है। तो यह गैसों से निर्मित ग्रह है, गैसों से निर्मित ग्रह है। इनमें दो गैस पाया जाता है, ठीक है। दो गैस पाया जाता है, वो है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, ठीक है। इस दो ग्रह से मिलकर बृहस्पति का निर्माण हुआ है, ठीक है। सूर्य से इनकी दूरी, सूर्य से दूरी 778.5 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। सूर्य से मिलियन किलोमीटर है। जो बृहस्पति की आयु है, किसकी आयु? बृहस्पति की, ठीक है, वह है 4.603 अरब वर्ष, अरब वर्ष यह बृहस्पति की आयु है, ठीक है। पृथ्वी की जो आयु है, पृथ्वी की आयु वह है 4,32,000 के समथिंग में है, ठीक है। 4,32,000 के समथिंग में है। और इसकी आयु कितनी है? 4.603 अरब वर्ष, ठीक है। सॉरी, ये कलयुग की आयु है, कलयुग जो इस समय चल रहा है, ठीक है। पृथ्वी की आयु 5 अरब वर्ष है। बृहस्पति की जो कक्षीय अवधि है, कक्षीय अवधि वह कक्षीय अवधि 12 वर्ष है। कितना है? 12 वर्ष। बृहस्पति की जो कक्षीय अवधि है वो कितना है? 12 वर्ष, ठीक है। तथा इनमें रेडियो तरंग प्रसारित होता है, रेडियो
तरंग प्रसारित होता है। ठीक है, तो बृहस्पति में क्या होता है, रेडियो तरंग प्रसारित होता है। इसके जो उपग्रह हैं, उपग्रह, यह उपग्रह 1 दिसंबर 2013 के बाद, 1 दिसंबर 2013 के बाद इनकी संख्या बढ़ गई है, इनकी संख्या बढ़ गई है, जो कि ये पहले 69 से अधिक और ज्ञात उपग्रहों में 79 थे। कितने? 79, अर्थात 79। लेकिन इस समय तत्काल में इसके टोटल उपग्रह 95 हैं। कितने हैं? 95 ज्ञात उपग्रह है। तथा इसका जो उपनाम है, यानी कि जिस नाम से इसे जाना जाता है, मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से। किसके नाम से? मास्टर ऑफ गॉड्स, गॉड्स के नाम से इसे जाना जाता है। किसको? बृहस्पति को। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि चाहे नाम से जाना जाता है या उपमा दी जाती है, दोनों भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में कुछ भी हम कह सकते हैं, चाहे या उपमा दी जाती है या इसको कहा जाता है इस नाम से। ठीक है, इस पर एक विशाल गड्ढा है, बृहस्पति पर एक विशाल गड्ढा है, विशाल गड्ढा है, जिसके आग की लपटें, इसी विशाल गड्ढे में से आग की लपटें निकलती हैं, आग की लपटें निकलती हैं। ठीक है, आग की लपटें निकलती हैं। तो ये आप सभी के समझ में आ रहा है। जहां समझ में नहीं आएगा वहां आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जो ये विशाल गड्ढा है जिसमें से आग की लपटें निकलती हैं, आग की लपटों के निकलने के कारण यह लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। ठीक है, लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। इसके जो प्रचलित यानी कि जाने माने जो इनके उपग्रह हैं जिनकी चर्चा होती है, उनमें है यूरोपा, दूसरा है गैनीमेड, और तीसरा है, उसका नाम है कैलिस्टो। ठीक है, कैलिस्टो। तो ये इसमें जो गैनीमेड यह सबसे बड़ा है, यह सबसे बड़ा है। यह गैनीमेड जो है वह सबसे बड़ा है। तो आप सभी के समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये बृहस्पति से संबंधित जितनी भी चीजें थी जहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते थे, वो सारी चीजों की जानकारी हम लोगों ने ग्रहण कर लिया है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शनि को। ठीक है,
चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला है शनि अर्थात सैटर्न। शनि ग्रह, ठीक है। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जैसा कि हमने कहा कि बृहस्पति सबसे बड़ा था, दूसरे नंबर पर है शनि, तो हम कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। इसकी सूर्य से जो दूरी है, सूर्य से दूरी वह 142.7 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, सूर्य से इसकी दूरी, सूर्य से इसकी दूरी, ठीक है। इसकी जो कक्षीय अवधि है, यानी कि जितने दिनों में यह परिक्रमा कर लेता है, वह है कक्षीय अवधि, वह है 29 वर्ष अर्थात 29 वर्ष है, ठीक है। यह आकाश में पीले तारे की तरह दिखाई देता है। कौन? शनि। शनि आकाश में पीले तारे की तरह दिखाई देता है, ठीक है, पीले तारे की तरह दिखाई देता है। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा सामने ही कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो आकाश में पीले तारे की तरह दिखाई देता है। तो हमारा कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह, ठीक है। तो जैसे आजकल जो न्यू मॉडल के क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चनों में क्या है, अब उतना लोग पुराने क्वेश्चन से पुटअप भी नहीं कर रहे हैं और नए नए क्वेश्चनों को ला करके नए नए तरकीबों से, जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो बनता है वह कथन और निष्कर्ष पर ज़्यादा डिपेंड होता है। यानी कि पहले हम ए के रूप में क्या करेंगे, कथन को पढ़ेंगे और आर के रूप में निष्कर्ष को, फिर इनमें से हम निकालेंगे तो कहता है पहला सही है या दूसरा सही है या पहला दूसरा तीसरा सही है, इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये इसकी व्याख्या भी करता है, अर्थात कथन सही है तो आर व्याख्या कर रहा है, और अगर कथन अलग है और आर भी अलग है तो कहता है दोनों नहीं सही है, लेकिन दोनों सही तो है पर व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पुटअप होते हैं, ठीक है। शनि के जो उपग्रह की संख्या है, शनि के जो उपग्रह की संख्या है, उपग्रह की संख्या, ठीक है, वह 82 है, 82। और ज्ञात की अगर हम बात करें तो 62 थे, लेकिन 1 दिसंबर 2023 के बाद, 1 दिसंबर 2023 के बाद इनके उपग्रह की संख्या यह
145 हो गई है, 145 हो गई है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी शनि के उपग्रह की बात होगी तो वहां इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि अब इस समय पहले कितने थे 42, अब इतने कितने हैं 145। तो अगर हम ज्ञात की बात करेंगे कि इस समय ज्ञात कितना हुआ, तो आप इनमें से 145 में से 82 घटा देंगे तो 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और 14, 8 5 13, तो 8 6 14। 63 उपग्रह हाल ही में ज्ञात किए गए हैं, ज्ञात किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा जिससे क्वेश्चन गलत ना हो, क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, जो इसके मुख्य उपग्रह के रूप में इनकी गिनती होती है उनमें है, पहला है टाइटन, टाइटन जो कि यह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, उपग्रह में यह सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद है टेथिस, अगला है एन्सेलेडस, एन्सेलेडस। ठीक है, और जो अंतिम है वह है मीमास, मीमास। ठीक है, शनि के ऊपर जो वलय अर्थात छल्ले के रूप में पाया जाता है, आप लोग जब देखेंगे शनि को तो कुछ यह इस तरह से, जैसे ये शनि ग्रह है, ये क्या है शनि। ठीक है, इस पर जो छल्ले पाए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से ऐसे पाए जाते हैं। तो शनि के जो छल्लों की संख्या है, छल्लों की संख्या, या हम कह सकते हैं कि जो वलय की संख्या है, वलय की संख्या है वह 10 है, जो कि यह ज्ञात है, 10 है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ये, यानी कि अब 2 क्वेश्चन यहां परिवर्तित होंगे। पहला कौन कि इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है 45, 145, और पहले कितनी थी 42, उनमें से ज्ञात कितने थे सिर्फ 62। ठीक है, लेकिन अब इसमें तत्काल में कितने हैं 145। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शनि के उपग्रहों में कितने उपग्रह की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, और यह 1 दिसंबर 2023 के अनुसार, तो इसमें आप लोग कहिएगा कि 63 उपग्रह, ऑप्शन में आपको मिलेगा ये चीज। तो ये क्वेश्चन आप लोग अब गलत करके मत आइएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं हम लोग अरुण को। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। बाकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। कल में 2 ग्रह और बाकी हैं, उसके बाद क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा, धूमकेतु, इन सब के बारे में हम जानकारी ग्रहण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।